बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20 मई के राउंड अबाउट बुशरा बेगम की बेटी, इमरान खान, ईमान मुजारी, उनके शौहर हादी अली की दरखास्तों पे कुछ फैसले किए हैं और इन फैसलों से बज़ाहिर ये लग रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ना सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की परवाह है, ना ही बुनियादी आईनी हकूक जो है वो उनके पेश नज़र है इन जजों के जिन्होंने ये फैसले दिए हैं। क्या ये मिथ है, दुरुस्त है, या फिर वो जज जो है वो आइन और कानून के मुताबिक अहकामात जारी कर रहे हैं? ये पूरा मामला हम आपके सामने रखेंगे। कानून क्या कहता है वो भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक और बड़ा दिलचस्प जो केस है वो वफाकी आईनी अदालत में जनाब शेर अफजल मरवत जो हैं, पीटीआई ही के रहनुमा हैं, एमएनए हैं, उन्होंने जनाब एक आईनी दरखास्त दायर कर दी है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जनाब जो अली मीन गंडापुर का बतौर वज़ीर आला इस्तीफ़ा जो है वो गैर कानूनी है, गैर कानूनी तौर पर तस्लीम किया गया, इस्तीफ़ा दिया भी गैर कानूनी तौर पे, वो ये कह रहे हैं। और फिर उसके बाद जो सुहेल आफरीदी का बतौर वज़ीर आला इंतखाब हुआ है, वो भी गलत है, वो भी गैर आईनी है। उसको कलअदम किया जाए, इस्तीफ़ा मुस्तरद किया जाए और अली मीन गंडापुर को बहाल किया जाए। अब उन्होंने क्या नुक्ता लिया है, कानूनी नुक्ता लिया है, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन पहले ये देखें कि क्या अली मीन गंडापुर जो हैं, वो शेर अफजल के साथ मिले हुए हैं? उनकी कोई मिली भगत है? या शेर अफजल मरवत की इस आईनी पिटीशन के पीछे अली मीन गंडापुर का हाथ है? अच्छा, अब दरखास्त किस बुनियाद पे उन्होंने दायर की है? ये 2018 का केस है इमरान खान बनाम नवाज शरीफ। इमरान खान नाम ना, उसमें वैसे पीपल्स पार्टी वाले भी, कई और लोग भी आगे हुए थे जिन्होंने ये दरखास्तें दायर की थी। जब पनामा केस में मियां नवाज शरीफ को नाअहल किया गया तो फिर उस वक्त जो कानून था ना, कानून ये था, जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो कानून है सियासी जमातों का, वो ये था कि जनाब जो रुकन असम्बली नहीं ना बन सकता, पार्लियामेंट का रुकन नहीं बन सकता, कोई अवामी ओहदा नहीं रख सकता, नाअहल हो वो उसके लिए, तो वो किसी पार्टी की क़यादत भी नहीं कर सकता। इनका दौर था नवाज शरीफ का। ज़ाहिर हुकूमत तो नून लीग की थी, वज़ीर आज़म ही तब्दील हुए थे ना, शायद का नवासी आ गए थे, तो इन्होंने कानून में तरमीम करके ना ये वाली जो शिक है ये हज़फ कर दी थी। यानी कि दूसरे लोग ये कह सकते हैं कि जनाब जो पार्लियामेंट के लिए नाअहल हो या अवामी ओहदे के लिए नाअहल हो कोई शख्स, तो वो पार्टी को हेड कर सकता है। ये उन्होंने कर, उसको चैलेंज कर दिया था इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में। उन दिनों सेनेट के इलेक्शन भी हो रहे थे और नवाज शरीफ के बतौर सदर मुस्लिम लीग नून दस्तखतों के साथ पार्टी टिकट भी जारी हो गए थे अरकान, वो जो सेनेट के उम्मीदवार हैं उनको, उनमें वो भी थे, मुशाद हुसैन सैयद भी थे, शाद खान अब्बासी की बहन भी थी, कि ये उसमें लोग थे, वो टिकट भी जारी हो गए थे। तो फिर साकम सार वाला जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, उसने ये इमरान खान की दरखास्त पे व दीगरान की दरखास्त पे ये हुक्म जारी किया था। वो हुक्म जो है उसका मुतलका जो पैराग्राफ है उसका पेज है 400 और पैराग्राफ नंबर है 53 तो उसमें उन्होंने ये होल्ड किया था कि नहीं जनाब, ये नवाज शरीफ साहब जो है ये पार्टी हेड नहीं हो सकते, क्योंकि ये नाअहल हो चुके हुए हैं और नाअहल शख्स जो है वो पार्टी को हेड नहीं कर सकता। एक होल्ड कर दिया। उन्होंने ये कहा था कि जो खुद बादशाह नहीं बन सकता वो किसी को बादशाह बना भी नहीं सकता, बादशाह गर नहीं हो सकता वो। और उन्होंने जनाब जिन्होंने टिकट जारी कर दी है ना, वो सारे जो भी इनके इकदाम हैं, वो कहते हैं नाअहली के बाद बतौर सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के जितने भी इकदाम हैं वो सारे कलअदम किए जाते हैं। उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था और अभी तक ये फैसला जो है इसके बरक्स कोई फैसला नहीं आया। बरक्स फैसला तो तभी आ सकता है बड़ा बेंच कोई फैसला करे, इसके बरक्स फैसला करे, तो वो जनाब वो उनके टिकट शिकट सारे जो नवाज, अब वो फैसला इन फील्ड है। इसी फैसले की बुनियाद पे शेर अफजल मरवत जो हैं उन्होंने जनाब ये दरखास्त फाइल कर दी आईनी अदालत में कि जनाब ये जजमेंट मौजूद है और इस जजमेंट की रोशनी में तो जो एक नाअहल शख्स है, जैसे इमरान खान सजा याफ्ता हैं, नाअहल हो चुके हुए हैं असम्बली की रुकनीत के लिए, अवामी ओहदे के लिए, तो वो कैसे हुक्म जारी कर सकते हैं कि जनाब अली मीन गंडापुर जो इस्तीफ़ा दे दें और उनकी जगह जनाब शाह सुहेल अफरीदी को जो है आप मुंतखब कर लें वज़ीर आला। और वो कहते हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दिया दबाव के तहत इमरान खान के कहने पे, जबकि नहीं दिया जा सकता, वो इस्तीफ़ा ही गैर कानूनी है, वो ये कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं उस क्योंकि इस्तीफ़ा गैर कानूनी है इसलिए अली मीन गंडापुर जो है ये वज़ीर आला है अभी तक, और उनका जो
गैर आईनी तौर पे वो कह रहे हैं कि जनाब इनका इस्तीफा मंजूर किया गया, मंजूर किया जाना भी दुरुस्त नहीं है। और फिर जो इलेक्शन हुए हैं, क्योंकि वो वज़ीर आला मौजूद हैं, तो एक वज़ीर आला की मौजूदगी में दूसरे वज़ीर आला का इलेक्शन कैसे हो सकता है? ये उन्होंने निकात उठाए हैं। अब अच्छा, आपको याद होगा कि अली अमीन गंडापुर जो हैं, उन्होंने इस्तीफे 2 मरतबा दिए थे। एक तो उन्होंने इस्तीफा दिया था 8 अक्टूबर 2025 को दिया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि जनाब अपने कायद इमरान खान के हुक्म के ऊपर मैं ये इस्तीफा दे रहा हूँ। अच्छा, अब उसमें वो तस्लीम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें वो फटा चटा पड़ गया, वो मंजूर नहीं हो रहा था, गवर्नर जो है वो मंजूर नहीं कर रहे थे। फिर जनाब वहाँ से उनको स्पेशल भेजा गया, वो सिंध के गए हुए थे, वहाँ जनाब उनको वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा नहीं जनाब आप पहुँचे और उनका जनाब आप वो फैसला करें, मंजूर करें। फिर इन्होंने 11 अक्टूबर 2025 को एक हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा जो है वो पेश किया था गवर्नर को। उस वक्त भी मैंने जो अर्ज किया था ये आइन के मुताबिक, इसमें उन्होंने किसी दबाव का, किसी हुक्म का, इमरान खान का कोई जिक्र नहीं किया था। सीधा सीधा लिखा कि जनाब मैं वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे रहा हूँ और जनाब मेरा इस्तीफा जो मंजूर किया, जो भी वो होता है। तो ये और अपने दस्तखतों के साथ, ये आइन में भी यही लिखा हो कि वज़ीर आला ने मुस्तफ़ी होना हो तो वो अपने हाथ से इस्तीफा लिख के दस्तखत करके मुस्तफ़ी हो सकता है। ये आइनी तरीक़ाकार है। और दूसरा जो 11 अक्टूबर वाला जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, दूसरा इस्तीफा, ये आइनी तकाज़ों के मुताबिक नजर आता है। लेकिन वो तस्लीम कर चुके हुए हैं कि मैंने जनाब इमरान खान के कहने पे इस्तीफा दिया पहले इस्तीफे में, और अब भी उस बात पे कायम है। अगर फर्ज करें कि आईनी अदालत जिसमें नोटिस जारी कर देती है, अली अमीन गंडापुर ज़ाहिर है उनको भी बुलाएंगे, नोटिस जारी होता है तो वो आके कह दें, वो क्या कहेंगे आके कि जनाब मैंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया था या इमरान खान के कहने पे दिया था। वो तो असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर ये बात कर चुके हुए कि मैंने जनाब अपने कायद के हुक्म के मुताबिक जनाब इस्तीफा दे रहा हूँ। बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि अब अगर मुझे दोबारा भी बनाएंगे ना अब वज़ीर आला, तो मैंने वज़ारत आला कबूल कोई नहीं करनी। यानी उन्होंने ये कहा था, मतलब ये था उनका, जनाब मेरी जगह आप एक नैला ले आए हैं। तो अच्छा, बात तो उनकी ठीक थी। ये अली अमीन गंडापुर, मैंने पहले भी अर्ज किया कि अली अमीन गंडापुर तो मुलाकातें भी कर लेता था, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मुलाकातें हो जाती थी, हुकूमत के साथ भी राब्ते हो जाते थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे। लेकिन अलीमा खानम को इनका वो तरीकाकार ठीक नहीं लगा। बड़के मारते थे, बड़के छटके मारते थे, सारा सबके इल्म है। लेकिन वो इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ ना कुछ कर जरूर रहे थे। उन्होंने बुशरा बेगम के साथ मिलकर लाहंग मार्च भी किया था, ये भी आपके इल्म में है। तो बुशरा बेगम को भी शायद उनका ये तरीका पसंद नहीं आया, और अलीमा खानम को भी उनका जो तर्ज सियासत था ये पसंद नहीं था। उन्होंने जनाब फिर मैसेज आ गया अंदर से इमरान खान का जनाब कि इनको हटा दिया जाए, ये इस्तीफा थे, और इनकी जगह शायद अफरीदी जो है वो उनको वज़ीर आला बना लिया जाए। अब जो मैंने अर्ज किया ना कि जो जजमेंट है इन फील्ड, उसके मुताबिक तो शेर अफजल मरवत ठीक कह रहे हैं, उनका केस मजबूत है। अब पता नहीं ये अदालत ये कहती है कि जनाब ये अब तो पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर गया है, इलेक्शन हो गया है, मिट्टी पाओ वगैरह वगैरह, लेकिन कानूनी नुक्ता उन्होंने ठीक उठाया। अब जो मैं कह रहा हूँ अली अमीन गंडापुर उनके साथ मिले हुए, अब उनका नुक्ता क्या है कि जनाब इमरान खान जो नाअहल है असम्बली के लिए, पार्लियामेंट के लिए, अवामी ओहदे के लिए सजा याफ्ता है, उसके हुक्म वो बादशाह गर नहीं हो सकता, वो पार्टी भी नहीं चला सकता, और हुकूमत के ऊपर भी असरअंदाज नहीं होता, हुकूमत भी नहीं चला सकता, हुक्म भी जारी नहीं कर सकता, इस्तीफा भी नहीं ले सकता। अब अली अमीन गंडापुर साहब ने एक ट्वीट कर दिया है। ट्वीट में वो कह रहे हैं, अच्छा एक तो वो उस ट्वीट में ये कह रहे हैं कि ना मेरा वो इससे दरखास्त मुकदमेबाजी से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन साथ ही शेर अफजल मरवत के जो मौक़िफ़ है उसकी तईद भी कर रहे हैं कि मैंने अपने लीडर इमरान खान के हुक्म के मुताबिक बिला किसी ताख़ीर के अपनी वज़ारत आला के इस्तीफे की हिदायत पर अमल दरामद करवा कर अपना फ़र्ज अदा किया, ये वो कह रहे हैं। और वो कहते हैं किसी केस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, वो जो मैंने अर्ज किया। तो अब ये तो शेर अफजल मरवत की बात की तईद कर रहे हैं, ये भी रिकॉर्ड में ज़ाहिर है। शेर अफजल मरवत अगर ये केस लगता है अदालत में, तो शेर अफजल मरवत जो है वो तो ये मामला रखेंगे सामने, जनाब ये देखेंगे खुद तस्लीम कर रहे हैं मैंने इमरान खान के कहने के ऊपर जनाब ये इस्तीफा दिया है। तो फिर केस तो शेर अफजल मरवत का कानूनी तौर पर केस मजबूत है। अब अदालत जो है वो बारीकियों में जाती है, टेक्निकलिटीज में जाती है, या फिर जो एक सियासी फैसले हो चुके हुए हैं उनको वो नजरअंदाज कर देती है। ये भी अदालत है ना, अदालत के पास एक इख्तियार है। आईनी अदालत के पास तो खैर है ना कि पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर गया है तो कुछ वापस नहीं आ सकता, तो जनाब हो गया इलेक्शन तो हो गया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला।
लेकिन बहरहाल शेर अफजल मरवत का केस भी मजबूत है और अली मोइन गंडापुर उनके मौकफ की मुकम्मल तईद कर रहे हैं। और दूसरा जनाब केस जो है वो अरबाब मोहम्मद ताहर के पास लगा हुआ था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज है, वो बुशरा बेगम की जो बेटी है उसने ये दरखास्त फाइल की थी। उसमें दो चीजें थी, एक तो ये कि जनाब मेरी अम्मा जो है बड़ी बीमार है तो उनका जो जाती मालिज से जो इलाज करवाया जाए, तो दूसरा था जनाब मेरी मुलाकात करवाई जाए। ये चीज थी ना। वो जो जाती मालिज वाली बात थी तो उन्होंने जो चीफ कमिश्नर है इस्लामाबाद के उनको मामला भेज दिया था जनाब वो आप देखें कि जनाब वो कोई मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए या जाती मालिज का बनना चाहिए। वो बहरहाल उनका इलाज ठीक हो रहा है, ओके हो गया जनाब, ठीक ठीक इलाज हो रहा है उन्हें क्या। और दूसरा जो मुलाकात वाली बात थी तो जनाब जो जेल सुप्रीडेंट थे उनके मुलाकातें पहले होती रही हैं, लेकिन जनाब ये बाहर आकर सियासी गुफ्तगू करती हैं। ये जो इनकी बेटियां हैं मिलके आती हैं तो फिर अपनी खाला को मरियम भुट्टो को ये मैसेज देती हैं और वो ट्वीट श्वीट कर देती हैं। तो जनाब ये सियासी गुफ्तगू जो है जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक नहीं हो सकती। अब ये दरखास्त जो है मुस्तरद कर दी है, ये जो फैमिली की मुलाकात वाली और जाती मालिज वाली जो है अरबाब मोहम्मद ताहर साहब ने। अच्छा, अब इसके ऊपर बातें हो रही हैं जनाब कि ये जनाब दोबारा सुप्रीडेंट के पास भेज दिया है, सुप्रीडेंट को कहा दोबारा इस पे गौर करें वगैरह, जो भी बातें हैं, ये सारी बातें हो रही हैं। अच्छा, पहले भी इन्होंने यही कहा था कि जनाब आपने सुप्रीडेंट जेल को कोई दरखास्त दी है, इस हवाले से उनका जनाब हमने दी है, नहीं दी तो दे, और फिर सुप्रीडेंट को उन्होंने हिदायत की थी इसका कोई फैसला करें। और सुप्रीडेंट ने जो फैसला कर दिया जनाब नई मुलाकात नहीं हो सकती, क्योंकि जेल मैनुअल के मुताबिक सियासी गुफ्तगू नहीं हो रही थी। सियासी गुफ्तगू होती है बाहर आकर जनाब ये सियासी माहौल बनाती है। तो ये सारा मामला, अब ये दरखास्तें मुस्तरद है। फिर देखें जनाब बुनियादी आइन देखें, हर बंदे का हक है कि वो मुलाकात करे, कैद तन्हाई में नहीं रखा जा सकता। कैद तन्हाई में कहाँ रखा हुआ है, हर हफ्ते तो मुलाकात होती है। इस मंगल को भी इमरान खान और बुशरा बेगम की 35 मिनट मुलाकात हुई है, रिकॉर्ड के ऊपर है सारी चीजें। कैद तन्हाई तो नहीं, कोई नहीं है। 1995-96 से मैं कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मैंने बड़े बड़े केसों को करीब से ऑब्जर्व किया है, पूरी हियरिंग सुनी है उनकी, पूरी समात सुनी है, रिपोर्ट किया उनको। तो ये जो दरखास्त थी बुशरा बेगम की बेटी की, ये आइन के आर्टिकल 199 के तहत थी। और ये जो फैसला दिया है जज साहब ने, जो मुस्तरद किया है दरखास्त, ये आइन के आर्टिकल 199 के तकाजों के ऐन मुताबिक है। ये मैंने कहा ना, मैं रिपोर्टिंग की मैं बात कर रहा हूं, मैं अपने तजर्बे की बात कर रहा हूं। ये तो कभी कभी बीच में जुडिशियल एक्टिविज्म आ जाता था, या फिर जो अदलिया और हुकूमत के दरमियान कोई तनाव पैदा हो जाता था, फिर वो जनाब 199 के तहत भी फैसले करका देते थे जनाब, बुनियादी आईनी हकूक का बीच में डाल के ना, चलो ओके जी, ओके ओके जी, हो गया हो गया हो गया। ये तो अब देखिए, जब इनकी हुकूमत थी, इमरान खान की हुकूमत थी, उस वक्त ऐसी दरखास्तें 199 के तहत जो दरखास्तें दायर होती थी तो क्या आर्डर आते थे। हत्ता के मियां नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स वाला जब इशू हुआ था तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील में, 199 तो अलग है ना, अपील में अतर मिल्ला साहब चीफ जस्टिस से उनका बेंच था, उन्होंने क्या कहा था? उनका जनाब ये तो जनाब आप अगर जमानत में रिहा करवाना चाहते हैं, ये तो जनाब जिस सूबाई हुकूमत की कस्टडी में है, जिस सूबाई हुकूमत की जेल में है, उस हुकूमत के पास भी इख्तियार है कि वो जनाब जमानत में रहा कर सकती है। अब वहां क्यों नहीं जाते? फिर इमरान खान के दौर में जो नजरबंदियां हो रही थी लोगों की, खासतौर पे जो मजहबी तंजीमों के जो कारकुन हैं उनकी जो नजरबंदियां हो रही थी, सियासी मुखालफिन की जो कैद और नजरबंदियां, ये मामला हाई कोर्ट में 199 के तहत जो आते थे, तो वो क्या ऑर्डर करते थे? या पहले आप होम डिपार्टमेंट में जाएं, ये एग्जेक्टिव्स का मामला है तो वहां जाएं। वहां क्यों भेजते थे, मैं आगे जाके बात करूं। इसमें भी उन्होंने जो जस्टिस रबाब ताहर ने जो बुशरा बेगम की बेटी की दरखास्त पे जो फैसला वो यही दिया उन्होंने अब सुप्रीम के पास उन्होंने कहा फैसला करें, अगर नहीं करते तो जनाब आपके पास दाद रसी के फोरम मौजूद है, ये उन्होंने कहा। ये तो मैंने अर्ज किया ना, ये तो इमरान खान की मोहब्बत में अदालतों ने जो एक नए किस्म के जनाब उन्होंने शुरू कर दिए थे जनाब फैसले देने कि जनाब वो बंदा पेश ही नहीं हो रहा है बायोमेट्रिक के बगैर ही, जनाब उसका धड़ाधड़ जनाब पिटिशनें जो डिटेन हो रही हैं। और फिर जनाब नजरबंदी के अहकामात वो कानून ही उड़ा दिया अदालतों ने। नहीं 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 नहीं, नजरबंदी जो कर ही नहीं सकती जनाब, ये कैसे नजरबंद कर दिया आप लोगों ने? नजरबंदी हो ही नहीं सकती। उनके दौर में जो इनके मुखालफिन की नजरबंदियां थी वो कहते हैं 199 के तहत पहले जनाब आप जो दाद रसी का फोरम अगर मौजूद है तो वहां जाएं। अब 199 जो है ना आइन का आर्टिकल,
ये है कानून की अमलदारी के लिए। ये होता है कि ना मेरा बुनियादी यानी हक जो है ये मुतासर हो रहा है और मेरे पास दाद रसी का कोई और जरिया नहीं है, कोई जरिया नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं हाई कोर्ट में आया हूं 199 के तहत। फिर इंटरटेन होती है, ये कहते हैं कि ना आपके पास तो दाद रसी का मतबादल फॉर्म मौजूद है, हाई कोर्ट में तो आप तब आएंगे जब ना अपील का राइट होगा आपके पास कोई। अगर अपील का राइट हो, चाहे एग्जेक्टिव साइड पे हो चाहे जुडिशियल साइड पे हो, तो 199 के तहत, आर्टिकल के तहत पिटिशन जो है फाइल नहीं हो सकती। वो कहते हैं जनाब ये आपके पास है, अगर सुप्रीम मुस्तरद कर देता है तो आईजी के पास आप जा सकते हैं, या आईजी नहीं तो फिर होम डिपार्टमेंट के पास जा सकते हैं या वजारत दाखिला के पास जा सकते हैं। ये उन्होंने कह के, अब इसमें मुझे बताएं कि ये आइन के आर्टिकल 199 को फॉलो किया उन्होंने जज साहब ने, या फिर उन्होंने जनाब बुनियादी आईनी हकूक का इशू बनेगा तब जब उसके पास मतबादल दादरसी का कोई जरिया मौजूद नहीं है, अपील का हक नहीं है किसी एग्जेक्टिव साइट पे या दूसरी साइट पे, इसमें अपील नहीं हो सकती सुप्रीम के जो फैसला उसके खिलाफ, इसके खिलाफ रिट नहीं होनी है 199 की। और रिट में जो ज्यूडिक्शन है वो इतनी वसी ज्यूडिक्शन नहीं है, मैंने अर्ज किया है। हाँ, अगर दादरसी का कोई फॉर्म मौजूद नहीं है फिर बड़े खुले इख्तियारात ने हाई कोर्ट दे कोर्ट। और दूसरा जो मामला होगा है वो जो हादी अली और उनकी जो अहलिया है ईमान मुजारी वाला जो मामला है, आजम खान साहब की अदालत में वो केस लगा हुआ था। अब उसका पस मंजर थोड़ा देख लें, इनको वो ट्वीट की रियासत मुखालफ, इनको होगी सजाएं दोनों को, और वैसे तो 10 साल ही हुई है, 10 साल ही, लेकिन वो मजमूई तौर पर शायद 17 साल जितनी बन जाती है वो हुई है। अभी 2 महीने नहीं हुए इन्होंने अपील फाइल की। जब ये जनाब इनकी वो अपील शपील लग नहीं रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो ये चल गए जनाब सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में जनाब जो बेंच था वो थे मिस्टर जस्टिस शाहद वहीद, नाम लेना जरूरी है, और मिस्टर जस्टिस नीम अख्तर अफगान और शफी सिद्दीकी साहब, 3 रुकनी बेंच था। वहां इनके जो वकील हैं फैसल सिद्दीकी वो पेश होते हैं, तो वो कहते देखो सर ये अपील नहीं लग रही है ऐसे जनाब। वो कहते जनाब असं आर्डर कर देने अपील सुन लें थोड़ी। नहीं जी नहीं, असं अपील नहीं सुनवानी, असं जनाब पहलों जमानत की दरखास्त दी है, पहले सारी जमानत की दरखास्त दी वो सुनी जाए। उनके अच्छा, उनका जनाब अच्छा। अब ये देखें उन्होंने ये पढ़वाया जो सीआरपीसी ज़ाब्ता फौजदारी का सीआरपीसी का जो सेक्शन है 426, उनका वो पढ़ें जरा, वो क्या है। नीम अख्तर अफगान साहब ने ये कहा, शाहदवीर साहब से उनसे पूछे वो क्या है। वो ये है कि अगर किसी को 7 साल से ज्यादा सजा हुई हो ना किसी बंदे को, और उसने अपील फाइल की हुई हो, और अपील जो है वो 2 साल तक उसका फैसला ना हो, फिर वो एज ए राइट बेल के लिए अदालत में जा सकते हैं। फिर उसका राइट क्रिएट हो जाता है बेल का। जब मेरा तो फैसला ही नहीं हुआ, 7 साल से ज्यादा मुझे सजा हुई है, तो मेरा तो केस ही मेरिट में भी जनाब मैं बरी होता हूं, तो ये मुझे बेल पे तो रिहा करे ना। ये है। अब इनको जनाब हुए 60 दिन, अब 17 दिन हो गए होंगे। और ये जो मैंने अर्ज किया ना, ये 12 मई ये को फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया, तो इनका ठीक है जनाब हम ये अपील जो है आपकी पेंडिंग रखते हैं अपने पास, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो कह देते हैं आजम खान की केस की बात कर रहे हैं जस्टिस आजम खान साहब, तो वो जनाब जो है इसका फैसला 2 हफ्ते के अंदर अंदर करें। ये देखें आप जरा याद रखिएगा, 12 मई को उन्होंने जगह दिया, यानी कि ये 15 दिन के अंदर अंदर। अब ये केस जाके लग गया जनाब इस फैसले की रोशनी में, वो आजम खान साहब की अदालत में लगा, तो उन्होंने कहा जनाब ये उसकी मुसद्दका कापी कहाँ। उसमें ये लिखा हुआ है फैसले में कि जनाब कापी मसूल होने के बाद 2 हफ्ते के अंदर अंदर, ये सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है। अब इन्होंने जनाब वेब से निकाल के ना कापी दे दी, मुसद्दका कापी चाहिए। जज ने कहा जनाब मुसद्दका कापी दी, उनका साढ़े कोल आ जनाब उस दिन जज साहब ने कहा इतने नहीं अदालत नहीं होंगी जो तरीकाकार है, तुम दफ्तर जमा करवाओ। फिर दफ्तर में जमा हुई, फिर वो केस लग गया इनके पास। अब वहां जनाब जो इनके वकील साहब हैं वो जनाब दलाइल दे रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब ये आप ऐसा कर रहे हैं, नोटिस भी तो जारी कर रहे हैं दूसरे फरीक को, उन्होंने सुनना ना, एम थोड़ा हो जाता। तो ये जनाब हम रख लेते हैं ईद के बाद। उनका नहीं जी पीर वाले दिन रखो, पीर वाले दिन। उनका पीर जो है वो लास्ट वर्किंग डे है, काम का बड़ा लोड है, तो आप इसको ना जो फर्स्ट
वर्किंग डे होगा ना ईद उल अजहा की छुट्टियों के बाद, उसमें इसको हम जनाब सुन लेंगे। वकील साहब ने वही कहा कि जनाब ये इंसानी आज़ादी का मामला है, तो जनाब पीर के लिए रख लेते। जज साहब ने कहा अच्छा जनाब ठीक है, वो मैं देख लेता हूँ कि जनाब पीर वाले दिन मेरे पास क्या क्या केसेस लगे हुए हैं, उस हिसाब से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। इनको समझ आ गई कि अगर डेट ना दे तो जो 14 दिन के लिए केस गया, इन्होंने कहा नहीं नहीं सर आप डेट दे दें, डेट दे दें, डेट दे दें। उन्होंने 1 जून की डेट दे दी इसमें, ठीक है ना। अब 1 जून को जो डेट दे दी है, जो फैसला 12 मई को आया है, अब इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि जनाब 12 मई को फैसला आया और जनाब 1 जून को लगा, यानी कि 15 दिन तो गुजर गए, 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया फैसला आए हुए। फैसला मसूल किस दिन हुआ ये देखना है। दूसरे लफ्जों में जनाब ये लोग शोर मचा रहे हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो है अमली तौर पे ये मुस्तरद कर दिया है जस्टिस आजम खान ने, यही कहा जा रहा है। वो ईमान मुजारी और उनके शोहर हैं हादी अली, उनका एक ग्रुप है पूरा सोशल मीडिया पे, वो उसमें कुछ चपड़ के नतीजे भी हैं, वो शोर मचाना, प्रोपेगेंडा करना, बयानियां बनाना, वो उन्हें बड़ी अच्छी तरह आता है। अभी उन्होंने, अब मैंने जो अर्ज किया ना कि 95 से मैं कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहा हूं, अब मैं 2 मिसालें आपके सामने रखता हूं। एक तो ये कि जनाब जो मंजूर भट्टू वाला केस था, वो उनकी जो दूसरी बारी असम्बली थी वो तहलील हो गई थी, तो गवर्नर ने तहलील, उन्होंने उसको चैलेंज किया था। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग था, तो फिर मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। अब जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म जारी किया, लाहौर हाई कोर्ट को हुक्म जारी किया, जैसे ये हुक्म है कि जब इस केस की रोजाना की बुनियाद पे समाअत की जाए। अब फैसला मसूल हो गया लाहौर हाई कोर्ट को, उन्होंने कुछ दिन जो है वो रोजाना की बुनियाद पे समाअत भी की। फिर मौसम गर्मा की तातीलात आ गई, तो मौसम, उन्होंने फिर केस जो है वो मौसम गर्मा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दिया। अब मैं उस वक्त खलील रहमान खान साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस होते थे लाहौर हाई कोर्ट में, उनके सेक्रेटरी थे मकसूद अहमद साहब, बड़े सख्त सेक्रेटरी थे, और वो जनाब वो चीफ से मिलने नहीं देते थे किसी को। बहरहाल मैं चीफ जस्टिस साहब से मिला 1-2 दिन बाद, फौरन नहीं, तो मैंने कहा जनाब सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर था, उन्होंने जनाब सुप्रीम कोर्ट जो आर्डर है वो सर आंखों पे, उन्होंने कहा जो समाअत है ना उसको रेगुलेट करना होता है हाई कोर्ट में। उन्होंने कोई ज्यादा लंबी चौड़ी तनकीद नहीं की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे, लेकिन उन्होंने कहा जब बेंच ही अवेलेबल नहीं है, गर्मियों का ज़ाहिर है जजों के पहले से तयशुदा छुट्टियों के शेड्यूल होते हैं, तो वो जब छुट्टियां हो गई हैं गर्मियों की तो बेंच ही अवेलेबल नहीं है, तो हम कैसे रोजाना की बुनियाद पे जनाब इसकी समाअत करते हैं कि रोजाना हम एक नया बेंच बनाएं। ये तो नहीं हो सकता एक बेंच जो सुन रहा है उसी ने सुनना है, तो बेंच अवेलेबल नहीं है तो नहीं, चलो ठीक है। यानी कि उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था रोजाना की बुनियाद पे समाअत, वो नहीं हो सकी थी लाहौर हाई कोर्ट में। इसमें अब छुट्टियां आ गई, जज साहब क्या करें यार, छुट्टी वाले दिन निकाल के करेंगे, हो सकता है वो। अब दूसरी एक और बड़ी दिलचस्प जजमेंट है, वो जजमेंट क्या है जनाब, वो ये थे चीफ जस्टिस होते लाहौर हाई कोर्ट के मुफल्क शेर साहब, वो भी बड़े अपनी तर्ज के अलग चीफ जस्टिस, अलग जज थे जनाब, और उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। अब ये देखें, जो फर्ज करें फौजदारी मुकदमा नीचे निचली अदालत से, ट्रायल कोर्ट से किसी को सजा हो जाती है और वो अपील में आता है, और दूसरी पार्टी जो होती है वो समझती है कि जनाब ये सजा कम है, तो जो सजा कम वाले हैं वो मुद्दई पार्टी जो है वो उसको निगरानी के जरिए रिवीजन की पिटीशन होती है वो दायर करते हैं। सीआरपीसी का सेक्शन है 439, उसके तहत वो दरखास्त देते हैं, रिवीजन निगरानी ये याद रखिएगा, निगरानी फाइल करते हैं कि जनाब ये जो है ना जज साहब ने इसको कम सजा दी है, इन्हांसमेंट के लिए ना वो एक दरखास्त दायर की जाती है। अब इनके पास एक केस लगता है, इन्होंने जो इन्हांसमेंट वाली दरखास्त थी वो तो फौरी तौर पर सुन के मुस्तरद कर दी, अपील जो मुलजिम की वो पेंडिंग पड़ी हुई है। बज़ाहिर तो ये लगता है ना कि दोनों को इकट्ठा सुनना चाहिए, यही नजर आता है ना, आप भी यही समझ रहे होंगे ना, दोनों को इकट्ठा सुने तो फिर जनाब वो नतारा हो जाएगा। अच्छा, वो जफर इकबाल चौहान उसमें वकील थे, इन्होंने निगरानी मुस्तरद कर दी। जफर इकबाल चौहान साहब चले गए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने जनाब वो केस जो है वो कहा जनाब ये गलत फैसला हुआ है, ये निगरानी वाला जो है, तो उन्होंने केस जो है वो रिमांड कर दिया। यानी कि उन्होंने ये कहा कि अपील जो है मुल्ज़िम की और मुद्दई की जो निगरानी है इनकी, इसकी मुश्तरका समाअत की जाए, ये उन्होंने कहा।
तो इनके पास आया, इन्होंने जनाब ज़ाहिर इनका जो फैसला था पहले वाला कलअदम हो गया था, इन्होंने दोबारा फिर अपने पास केस लगाया और सिर्फ निगरानी ही लगाई अपने पास फल्क शेर साहब ने, और उन्होंने निगरानी फिर मुस्तरद कर दी। बल्कि अदालत में उन्होंने रिमार्क्स भी दिए कि जनाब सुप्रीम कोर्ट वालों को मेरी जजमेंट की समझ नहीं आई, मेरी अंग्रेजी समझ नहीं आई, तो मैं क्या करूं। इस तरह की उन्होंने बात की। वो नहीं, अंग्रेजी बहुत टॉप क्लास अंग्रेजी थी। वो पूरा पैराग्राफ था ना, वो एक ही फिक्रे का पूरा पैराग्राफ होता था, इतनी मुश्किल वो बहरहाल वो कॉमा ये तो आता था, लेकिन वो फुल स्टॉप कहीं नजर नहीं आता था, बहुत कम होता था, लंबे लंबे फिक्रे होते थे उनके। तो उन्होंने जनाब फिर वो निगरानी कर दी। तो मैंने वो उसकी वो ज़ाहिर खबर फाइल कर दी कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर दिए। फिर वो मेरे साथ दी न्यूज़ में फैसल शकील साहब होते थे, हम दोनों ने ये खबर फाइल कर दी। उसके फ्रंट पेज पे 3 कॉलम लग गई और मेरी तो लीड लग गई, खैर मेरे उर्दू अखबार था, लीड लग गई जनाब। तो दूसरे दिन मेरा ख्याल था कि जनाब जो फल्क शेर साहब वो नाराज हो गए कि जनाब ये तुम लोगों ने क्या किया, अगर मैंने कर भी दी थी तो इस तरीके से सनसनी फैलाने की क्या जरूरत थी। उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी मोहब्बत वाला उनके साथ था। अच्छा, अब मैं पहले तो बचता, फिर मैंने कहा देखा था मूड उन्होंने की है, जज ने पढ़ी ना हो, जज वो खबर पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन एक पीआरओ होते हैं लाहौर हाई कोर्ट में, एमपी शाह साहब होते थे दिनों, वो कटिंग जरूर भेजते हैं चीफ जस्टिस को, तमाम अखबार में अदलिया की तमाम खबरें उनको भेजते हैं। तो वो खैर मैं ना चलता फिरता ना चलेगा कि देखें जज साहब क्या कहते हैं। उन्होंने ये कहा ही नहीं कि जनाब ये आपने क्या कर दिया। उन्होंने जो मुझे बात बताई, उन्होंने कहा जनाब ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये रेगुलेटरी इदारा नहीं है, ये हाई कोर्ट जो है ये सुप्रीम कोर्ट की मातहत नहीं है। वही बात जो खलील रहमान खान साहब ने ढके छुपे लफ्जों में की थी ना, वो इन्होंने खुल खिला के ये बात की। और उन्होंने ये कहा कि जो रेगुलेट करना होता है समात को वो हाई कोर्ट ने करना होता है, उसमें मुदाखलत सुप्रीम कोर्ट कर ही नहीं सकती। ये उन्होंने मेरा फैसला कलअदम किया सर आंखों पे, वही बात। तो मैंने उसकी दोबारा समात कर ली, और मैंने वो कहते हैं आज तक निगरानी और अपील की मुश्तरका समात की ही नहीं, क्योंकि दोनों में निकात मुख्तलिफ होते हैं। तो मुश्तरका समात का क्या तुक बनता है। अब हाई कोर्ट के बेंच को और उसकी समात को रेगुलेट करने के हवाले से मैंने हाई कोर्ट के 2 चीफ जस्टिस जवान के हवाले दिए। ये अभी फल्क शेर साहब से पूछ लें या किसी सीनियर वकील से पूछ लें। अब आप ही बताएं कि जस्टिस आजम खां के खिलाफ जो है ये इल्जाम कैसे लगाया जा सकता है कि उन्होंने जनाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हुक्मदुली कर दी। वैसे भी उन्होंने पेंडिंग रखी हुई है अपील, तो वहां चले जाए जनाब, उन्होंने डेट लंबी दे दी है, इन्होंने तो खुद डेट ली है 1 जून की, जनाब 1 जून की दे दे, वहां जाएं, जाके फिर दरखास्त करें। वो तो पेंडिंग पड़ी हुई है ना अपील, उन्होंने पेंडिंग रखी हुई है। फिर जनाब उन्हें पता चले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जनाब हम दोबारा सुन सकते हैं इसको, अभी पेंडिंग है मामला हमारे पास। सुप्रीम कोर्ट में सीएम फाइल करें कि जनाब आपका हुक्म नहीं माना जा रहा। वैसे सुप्रीम कोर्ट कह चुकी हुई है इस केस में कि जनाब हम तो इस वक्त तो हमारे पास जो है वो जमानत पे रिहा करने का इख्तियार नहीं है ईमान अली को या हादी अली को, क्योंकि मामला जो जब वहां से फैसला होगा तो फिर ही हम सुनेंगे ना, अभी तो आपके केस की सुनवाई ही नहीं हुई। अच्छा, दूसरा जो बुशरा बेगम और इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है जो साइन हुए दोनों मियाँ बीवी को, तो उसके में इनकी जो पहले अपीलें और अपीलों के साथ इन्होंने दरखास्तें दी हुई थी जनाब फैसला मुअत्तल करने की, जमानत पर रिहाई की, तो वो जमानत पर रिहाई वाली दरखास्तें मुअत्तल होने, वो मेन अपीलें हम सुन रहे हैं। तो ये तो तयशुदा असूल है अदलिया का, कानून का, कि जनाब अगर अपीलें लग जाएं तो फिर जनाब सीएम जो है फैसला मुअत्तल करने वाली जो दरखास्त है उसकी समाअत नहीं होती। इसमें शक, इनको भी पता है इस बात का। अच्छा, वो जनाब उस पर उन्होंने 20 तारीख दी, 20 तारीख को आकर जनाब आप दलाइल दें। सलमान सफदर साहब उनके वकील हैं, बैरिस्टर साहब। तो ये 20 तारीख को जनाब 20 मई को पेश हुए हैं। सलमान कमराया साहब वो गए जनाब, उसकी आंख का कोई मसला हो गया, तो टोक्यो पता नहीं इलाज के लिए गए हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा जनाब आप और कोई वकील दे दे दलाइल। उन्होंने कहा जनाब वो हमारे तो वकालतनामे नहीं साइन होते। तो उन्होंने कहा जनाब अगली पेशी, उन्होंने हुक्म जारी कर दिया ये जेल सुप्रीम को कि जनाब ये जो है ना वकालतनामे जो साइन, उन्होंने कहा जनाब मुलाकात तो करवाई थी सलमान सफदर, जब सलमान सफदर साहब गए थे तो वकालतनामे जो है वो तरीकाकार जो है उसके मुताबिक इंतजामिया लेकर रख लेती, जेल में बाद में दे देती है, लेकिन उन्हें फराहम नहीं किए गए, वो ये कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है जनाब आप अपने वकील का बंदोबस्त करें।
अगर वकील का बंदोबस्त नहीं होगा तो फिर हम रिकॉर्ड देख के इसका फैसला कर देते हैं, इस केस का, इनकी अपीलों का, इमरान खान और बुशरा बेगम की अपीलों का। तो अब उसके ऊपर एक रौला पड़ गया हुआ है। अब जेल सुप्रीडेंट को हदायत की गई है कि इस केस में, खास तो ये केस जो अदालत के सामने है 190 मिलियन पाउंड, इसमें वकालतनामा साइन करवाने के लिए वकील आते हैं, तो आप साइन करवा के दें, आपकी जिम्मेदारी है, यकीनी बनाएं इसको। और इसकी 18 जून को समाप्त होगी। अब ये कह रहे हैं कि जनाब वहां सलमान अकरम राजा ने ये कहा कि जनाब हमने तो अपील करनी है आईनी अदालत में, तो उसके लिए भी वकालतनामा मुझे साइन करवा के दें। तो उन्होंने कहा वो तो हमारे सामने केस नहीं है। अब इस पे जो तनकीद की जा रही है वो चपड़कनाती ग्रुप जो है वही तनकीद कर रहे हैं कि जनाब देखें वकालतनामा साइन उन्होंने अपील करनी है, तो उन्होंने ये कहा कि भाई अगर आपने अपील करनी है तो आईनी अदालत में जाए, वहां जाके बता दें, वो कर लेंगे इसका कोई ना कोई हल। ये भी एक तयशुदा असूल है कानून का कि अदालत के सामने जो मामला नहीं है उसकी बाबत कोई हुक्म जारी नहीं कर सकती अदालत। अब उनके सामने ये मामला है ही नहीं कि जनाब हमने अपील फाइल करनी है, तो जनाब हमारे दस्तखत नहीं करके करवा के दे रहा है अडयाला जेल का जो सुप्रीडेंट है। इनके सामने सिर्फ ये केस है कि जो ये अपील है उसमें वकालतनामे नहीं मिल रहे, वो साइन नहीं करवा। उन्होंने कहा हमारे सामने मामला, उसका हम आर्डर जारी कर रहे हैं, उन्होंने जारी कर। तो इसमें कहाँ खिलाफे कानून या बुनियादी आईनी हकूक की कहाँ खिलाफ वर्जी हो रही, ये मुझे बताएं। ये जो मैंने कहा 95 से मैं बार बार ये अर्ज कर रहा हूं कि मैं ये मुकदमात जो इनकी वो समात देखता आ रहा हूं, तो ऐसे ही फैसले होते रहे हैं। जब किसी की न दाएं से न बाएं से न ऊपर से नीचे से कोई प्रेशर नहीं होता जज के ऊपर, वो इसी तरह के फैसले होते हैं। जब किसी के हक में डंडी मारनी हो तो फिर तो वो जनाब मैंने अर्ज किया बगैर बायोमेट्रिक के और जनाब बगैर मुतबादल फोरम का ख्याल किए जनाब धड़ाधड़ फैसले हो जाते हैं। रिमांड के दौरान तलब करके जनाब, जो आज तक नहीं हुआ, बहुत मिसाल है पाकिस्तान में कि रिमांड हो गया है मुलजम का, ये 190 मिलियन पाउंड वाले अलकादर ट्रस्ट वाले केस में इमरान खान का गिरफ्तार जब हुए 9 मई को, तो रिमांड कलदम कर दिया सर कि गिरफ्तारी ठीक नहीं हुई। ये वाहद मिसाल है पाकिस्तान की तारीख में, अदालती तारीख में। फिर ये कहते हैं अब 26वीं तरमीम क्यों आ गई, 27वीं तरमीम क्यों आ गई। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाक के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।